हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, सिविक्स बुक ग्रेड 9 से। चैप्टर की शुरुआत हम उसके ओवरव्यू से कर रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके मुख्य फीचर्स क्या। हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से एक सीधी साधारण सी जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उस पर बेस्ड है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस डेफिनेशन के साथ कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं। मेन एम जो इस चैप्टर को देने का है वो ये है ताकि हम जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके जो मिनिमम फीचर्स हैं उनको समझ में। जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप आसानी से एक नॉन डेमोक्रेटिक और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चैप्टर के एंड में हमने जो स्टार्टिंग करी है बेसिक फीचर से, उसके और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी का क्या आइडिया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया में आज जो सबसे ज्यादा प्रचलित फॉर्म है गवर्नमेंट की वो है डेमोक्रेटिक, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में ये फैल रही है। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों ये और बाकी जितनी भी फॉर्म्स है गवर्नमेंट की उनसे बेटर है, ये सबसे बड़ा दूसरा सवाल है जो हम अपने इस चैप्टर में उठाएंगे। अब हमारा पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी क्या है। पहले से ही आपने अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी के आधार पर आपको जो कुछ भी समझा है एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको कि कॉमन फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों डिफाइन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जो मैरी के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया था उसको पहले जानते हैं। उसको ये तरीका पसंद नहीं आया डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का, और उसी को लेकर उसने कुछ बेसिक सवाल पूछे। उनकी जो टीचर है मैटिल्डा लिंगडो, वो उनके उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हुए जवाब देती है, और बाद में जो और क्लास के जो उसके क्लासमेट्स हैं उन्होंने भी उस डिस्कशन को ज्वाइन कर लिया। मैरी कहती है कि मैम मुझे आपका ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। पहले हमने टाइम स्पेंड किया डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में, और अब हम चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी का मीनिंग फाइंड आउट करें। लॉजिकली हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था, पहले मीनिंग आना चाहिए और उसके बाद एग्जाम्पल। तो उनकी जो मैम थी लिंगडो मैम, उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो पॉइंट है वो ठीक है, लेकिन हम अपनी रोज की जिंदगी में इसी तरीके से रीजंस देते हैं। हमारे सामने जो शब्द हैं जैसे पेन है, रेन है, लव है, हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या इनको इस्तेमाल करने से पहले हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं या हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं? अगर सोचो तो क्या हमारे पास इन शब्दों को लेकर उनकी कोई क्लियर डेफिनेशन है? इन शब्दों का इस्तेमाल करके ही हम उसके मतलब को समझते हैं। मैरी कहती है फिर हमें डेफिनेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। मैम रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि हमें डेफिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमें उस वर्ड को इस्तेमाल करने में कहीं मुश्किल आती है। जैसे हमें बारिश की डेफिनेशन कब जरूरत पड़ती है, जब हमें उसे डिफरेंशिएट करना होता है फुहार से या बादल फटने से, तब हम जो है डेफिनेशन रेन की बताते हैं। यही सेम चीज डेमोक्रेसी के साथ है। हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग हैं वो उसको अलग अलग पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जो है अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है। एक और बच्चा है रिबियान, वो क्या कहता है कि हमें डेफिनेशन पे वर्क करने की जरूरत क्यों है। अभी थोड़े दिन पहले आपने इब्राहिम लिंकन की जो कोटेशन थी उसके बारे में बताया था कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। मेघालय जहाँ की ये बात कर रहे हैं बच्चे, वहां पर वो लोग अपने आप को रूल करते हैं और सब लोग जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर हमें उसी चीज को बदलने की जरूरत क्या है। मैम कहती हैं मैं ये नहीं कह रही कि हमें बदलने की जरूरत है, मेरे को भी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लग रही है, पर हम ये नहीं जानते कि यही बेस्ट तरीका है डिफाइन करने का जब तक हम खुद अपने आप नहीं सोचते। हमें कोई भी चीज ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि वो फेमस है या हर कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो हम भी उसे एक्सेप्ट कर लें। ऐसे में योलांडा जो है वो कहती हैं कि मैम मैं कुछ सजेस्ट करूं, हमें किसी भी डेफिनेशन को देखने की जरूरत नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है ये एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से बना है। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटिया का मतलब होता है रूल यानी शासन। तो डेमोक्रेसी का मतलब है
लोगों के द्वारा शासन, ये बिल्कुल इसका करेक्ट मीनिंग है। तो फिर हमें इतनी ज्यादा डिबेट की जरूरत क्या है? मैम जो है कहती हैं कि ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका हो सकता है इस मुद्दे के बारे में सोचने का, पर हमेशा ये चीज काम नहीं करेगी। एक वर्ड जो है वो हमेशा अपने ओरिजिन से बंधा नहीं रहता। अब जैसे कंप्यूटर्स को ही ले लो, शुरुआत में जब कंप्यूटर्स आए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थे, यानी बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो मैथमेटिकल सम्स है उनको कैलकुलेट करने के, बहुत पावरफुल कैलकुलेटर्स थे। लेकिन आज की डेट में बहुत कम लोग जो है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए करते हैं, वो राइटिंग के लिए भी करते हैं, डिजाइनिंग के लिए भी करते हैं, यहाँ तक कि म्यूजिक सुनने और फिल्म देखने के लिए भी किया जाता है। वर्ड्स वही रहते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो समय के साथ बदलता जाता है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो वर्ड का ओरिजिन है खाली उसी को देखना जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो मैरी का ये कहना है कि आप जो है ये कहना चाह रही है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है हमारी इस सोच को लेकर, यानी कि जो भी हम ये मैटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारी अपनी इसको सोच को लेकर कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके मीनिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा और कैसे इसकी डेफिनेशन की उत्पत्ति हुई उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो मैम कहती है कि तुम अब सही समझे, अब शुरुआत कर एक सिंपल डेफिनेशन से। सबसे पहले तो जो डिस्कशन हो रहा था सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बीच में, जो गवर्नमेंट्स होती है उनके बीच में आपस में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेसीज कहते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। तो एक जो सिंपल फैक्टर कॉमन है सारी डेमोक्रेसीज के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं एक सिंपल डेफिनेशन में कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। इस डेफिनेशन की मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। आर्मी रूलर्स जो है म्यांमार के वो लोगों द्वारा नहीं चुने गए, जो आर्मी के कंट्रोल में है वो रूलर्स बन जाते हैं कंट्रोल। तो लोग जो है ऐसे डिसीजन को हामी नहीं भरते। जैसे डिक्टेटर्स थे पिनोचेट चिली के, वो लोगों द्वारा नहीं चुने गए। ये मोनार्किस्ट जो होते हैं उनके लिए भी अप्लाई होता है। जैसे जो किंग्स हैं सऊदी अरेबिया के, वो इसलिए नहीं रूल कर रहे कि लोगों ने उनको चुना है, वो सिर्फ इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि वो जो है एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए। तो ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है ये यहाँ तक पर्याप्त नहीं है। तो हमें ये याद रखना होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का शासन है। पर अगर हम इस डेफिनेशन को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करें तो हम यही कहेंगे कि हर एक गवर्नमेंट जो है वो अगर इलेक्शन कराती है तभी वो डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ भी ये चीज कहनी थोड़ा सा आप एक तरह से मिसलीड कर रहे हो। चैप्टर 3 में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे कि हर गवर्नमेंट जो आज का वर्ल्ड है वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहती है, भले ही वो हो या ना हो। इसीलिए जरूरत है कि बड़े ही ध्यान से एक गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेसी अपने आप को दिखाती है उसके बीच में डिफरेंस कर। और हम ये तब कर सकते हैं जब हम हर एक शब्द को इस डेफिनेशन में ध्यान से समझें और डेमोक्रेटिक के गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं उनको सही से बताएं। रिबियान जो है वापस कर गई और वहां उसने कुछ कोटेशंस और फेमस राइटर्स की थी डेमोक्रेसी को लेकर, उसको उसने कलेक्ट किया। इस बार उसने जो है ना तो लोगों के नाम मेंशन किए कि इन कोटेशंस को किसने लिखा है और किसने कहा है। वो ये चाहती है कि आप इनको पढ़ें और फिर कमेंट करें कि इसमें जो विचार है डेमोक्रेसी को लेकर वो कितने ज्यादा अच्छे और कितने कारगर हैं। जैसे डेमोक्रेसी जो है हर एक इंसान को अधिकार देती है कि वो अपनी खुद की अथॉरिटी हो। डेमोक्रेसी में जो है क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है एक तरह से बनी किससी है, जो डिक्टेटर्स हैं, जो उनसे हम उन डिक्टेटर्स में से किसी को चुनते हैं जो हमें ये बताता है कि जो तुम सुन चाहते हो वही तुम सुनते हो। इंसान की जो एक न्याय को लेकर कैपेसिटी है उसी की वजह से लोकतंत्र पॉसिबल है, और इंसान का जो झुकाव है अन्याय को लेकर उसको देखते हुए डेमोक्रेसी की जरूरत और ज्यादा है। डेमोक्रेसी एक ऐसी डिवाइस है जो ये इंश्योर करती है कि हम जितना डिजर्व करते हैं उसी तरीके से हम पर रूल किया जाता है, और जितनी भी बुराइयां हैं डेमोक्रेसी की वो और ज्यादा डेमोक्रेसी से ही सही की जा सकती है। अब बात करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के।
हमने जो शुरुआत करी वो एक सिंपल डेफिनेशन से करी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इसमें रूलर्स कौन है डेफिनेशन के अंदर, कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको चुनना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए ताकि उसको डेमोक्रेसी बोला जा सके, कौन से ऐसे डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा डेमोक्रेसी के अंदर, किस तरीके के इलेक्शंस जो हैं एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनका पूरा होना जरूरी है तभी इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक समझे जाएंगे, वो कौन लोग हैं जो इन रूलर्स को चुन सकते हैं या रूलर के तौर पर चुने जा सकते हैं, क्या इसमें हर एक नागरिक शामिल है बिल्कुल समान अधिकार पे या समान बेसिस पे, क्या एक डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स जो है उनके अधिकार से उनको वंचित कर सकती है। तो फाइनली आता है कि किस तरह की गवर्नमेंट है जो हम डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक कहते हैं। क्या जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो हर वो चीज कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो काम करना चाहिए उसको और कुछ सीमाओं के अंदर। क्या ये जरूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए कि वो जो है कुछ अधिकार जो नागरिक के हैं उनकी इज्जत करे। इन सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको कंसिडर करते हुए अब हम देखते हैं कुछ इससे संबंधित एग्जाम्पल। पहला है कि इलेक्टेड लीडर्स जो हैं उनके द्वारा कौन से बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने एक मिलिट्री कूप को लीड किया अक्टूबर 1999 में। उससे क्या हुआ, जो चुनी हुई सरकार थी डेमोक्रेटिक तौर पर जो चुनी हुई सरकार थी उसको उन्होंने हटा दिया और खुद को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी ये जो डेजिग्नेशन थी उसको बदल के प्रेसिडेंट कर दिया और 2002 में एक रेफरेंडम जो है कंट्री के अंदर उन्होंने लाया जिसमें उन्होंने अपने आप को 5 ईयर का एक्सटेंशन और दे दिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो थे उनका ये कहना था कि ये जो रेफरेंडम है ये पूरी तरीके से मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पर बेस्ड था। अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला जिसमें या जिसके कारण जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़े से बदलाव हुए। इस ऑर्डर के अनुसार जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। जो सिविलियन कैबिनेट का काम है उसको सुपरवाइज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन अब उसको डोमिनेट कौन कर रहा था, मिलिट्री ऑफिसर्स। इस लॉ को पास करने के बाद अब इलेक्शंस जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में होने थे। तो पाकिस्तान के में इलेक्शंस हुए और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके यहाँ भी उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन फाइनल पावर किसके हाथ में थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के या फिर जनरल मुशर्रफ के खुद के हाथ। तो साफ तौर पे बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर जो है एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट या एक लोकतांत्रिक कंट्री नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इसमें से किसी एक पे फोकस करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए थे पाकिस्तान में? ऐसा नहीं है। लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए चुना, पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एक्चुअल में रूलर नहीं थे, वो फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते थे। जो फाइनल डिसीजन था लेने की पावर थी वो आर्मी ऑफिशियल्स या जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, और वो दोनों या वो लोग जो थे वो लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। इस तरह की चीजें डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज में बहुत ज्यादा होती हैं। इनकी कहने को फॉर्मल उसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट तो होती है और गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन रियल पावर जो है उनके हाथ में होती है जो चुने नहीं जाते। इसी तरह से कुछ कंट्रीज में जो रियल पावर है वो बाहर की एक्सटर्नल पावर्स के हाथों में होती है और ना कि लोकल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास। तो ऐसे में ये लोगों का रूल तो नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर हमें हमारा पहला फीचर मिलता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन है यानी जो पावर है वो उन लोगों के पास होती है जो लोगों द्वारा चुने जाती है। फिर हमारा अगला पॉइंट है एक बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। चाइना के अंदर इलेक्शंस जो हैं हर 5 साल के बाद होते हैं और कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको चुना जाता है। इसको हम कहते हैं क्वानंगो रेनमिन डाइबियायो दाहुई यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब नेशनल पीपल कांग्रेस जो है इसके पास पावर है कि ये प्रेसिडेंट जो है कंट्री का उसको अपॉइंट करे। इनके पास लगभग 3000 मेंबर्स हैं जो कि पूरे चाइना से चुने गए हैं। कुछ मेंबर्स आर्मी द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्शंस लड़ने के पहले एक कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होना जरूरी है, और जो मेंबर्स हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या जो और 8 छोटी पार्टीज है जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको ही सिर्फ इलेक्शंस कंटेस्ट करने का हक है।
जैसे कि 2002 और 3 में हुआ था। गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाई जाती है। इनको आजादी मिली 1930 में। तब से मैक्सिको के जो इलेक्शंस हैं वो हर 6 साल बाद होते हैं ताकि वो अपने प्रेसिडेंट को चुन सके। कंट्री जो है कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं रही, लेकिन 2000 तक हर इलेक्शन जो है वो एक ही पार्टी, जिसको PRI कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, वही जीत रही थी। ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इलेक्शंस तो लड़ती थी लेकिन कभी जीत नहीं पाती थी। ये जो PRI थी, इसमें कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी इलेक्शंस को जीतने। जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड थे उनको इनकी पार्टी मीटिंग्स अटेंड करना जरूरी होता था। जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको मजबूर किया जाता था कि वो पेरेंट्स को जो है फोर्स करें कि वो PRI के लिए वोट डालें। मीडिया जो एक्टिविटीज होती थी ऑपोजिशन पार्टीज की, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको इग्नोर करती थी और सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करती। कई बार क्या होता था, जो पोलिंग बूथ्स हैं वो शिफ्ट कर दिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह लास्ट मिनट पे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी अपने वोट डालने में। PRI बहुत बड़ा अमाउंट जो है पैसे का खर्च करती थी कैंपेन चलाने में अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या हम ये जो इलेक्शंस बताए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे में ये क्या एग्जाम्पल हैं ये लोग जो है अपने रूलर्स को चुन रहे हैं? इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद तो समझ में आता है कि नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चाइना के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो लोगों को कोई एक सीरियस चॉइस तो नहीं ऑफर कर रहे, उनको उसी को चुनना पड़ रहा है जो रूलिंग पार्टी है, और या उनके जो कैंडिडेट्स अप्रूव हुए सिर्फ उन्हीं को ही चुनना है। तब भी हम कह सकते हैं कि ये चॉइस है। इसी तरह से मैक्सिकन कंट्रीज में जो एग्जांपल दिया था, लोग जो है उनके पास चॉइस है, लेकिन प्रैक्टिस में देखा जाए तो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो कभी हारेगी ही नहीं, भले ही लोग उसका विरोध कर दें। तो ये जो है फेयर इलेक्शंस नहीं माने जा सकते। तो हम ये कह सकते हैं एक सेकेंड फीचर जो हम अपनी अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में समझे हैं, वो हम इस फीचर को ऐड कर सकते हैं कि खाली इलेक्शंस कराना ही काफी नहीं है। इलेक्शंस जो है वाकई में एक चॉइस तो दे पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की, और ये तभी पॉसिबल है जब लोग जो है इस चॉइस का इस्तेमाल करें, जो एग्जिस्टिंग रूलर है उसको हटाएं अगर वो हटाना चाहते हैं तो दूसरा फीचर एक तरह से समझ में आया कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से फ्री और फेयर इलेक्शंस पर आधारित होनी चाहिए, जहां पर जो करंटली पावर में है उनके पास भी फेयर चांस हो कि वो भी हार सकते हैं। इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। हमारा अगला पॉइंट है रूल ऑफ लॉ और राइट्स को लेकर रिस्पेक्ट। जिम्बाब्वे को उसकी इंडिपेंडेंस मिली व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में। तब से कंट्री जो है वो रूल करी जा रही है ZANU PF के द्वारा। वो पार्टी है जिसने इस फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। उसके लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे। ये कंट्री को तब से रूल कर रहे हैं जब से इनको आजादी मिली है। इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, लेकिन जीतता कौन है हमेशा? ZANU PF। प्रेसिडेंट मुगाबे काफी फेमस भी है, लेकिन ये भी इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। इतने सालों से इनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं ताकि जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उनको बढ़ाया जा सके और उनकी जवाबदेही कम से कम हो। ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको हरास किया जाता है या उनकी जो मीटिंग्स हैं उनको खराब कर दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, अगर कुछ भी होता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसको इलीगल माना जाता है। एक कानून निकाला गया है जिसके अंतर्गत अगर क्या कहते हैं जो राइट टू क्रिटिसाइज वाली होती है ना कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको काफी सीमित कर दिया गया है। टेलीविजन, रेडियो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही वर्जन बताती है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको हैरेस करती है, खासतौर से उन जर्नलिस्ट को जो उनके अगेंस्ट जाती हैं। गवर्नमेंट कुछ कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देती है जो उसके खिलाफ होते हैं और जजेस पर दबाव डालती है। इन्हें मजबूर किया गया था ऑफिस से बाहर निकालने के लिए 2017 में। तो ये जो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का, ये बताता है कि रूलर्स का एक पावरफुल अप्रूवल होना या पॉपुलर अप्रूवल होना जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती, पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक भी हो सकती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी मिले तो बहुत जरूरी है इलेक्शन, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद क्या एक इतनी सफिशिएंट स्पेस देनी चाहिए कि नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सके, जिसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन होना चाहिए,
इलेक्शन से पहले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो स्टेट्स हैं वो कुछ बेसिक राइट्स जो होती है सिटीजन्स की उनको रिस्पेक्ट करें। उनको फ्रीनेस होनी चाहिए कि वो सोच सकें, अपने विचार रख सकें, पब्लिक में एक्सप्रेस कर सकें, एसोसिएशंस बना सकें, प्रोटेस्ट कर सकें और यहाँ तक के और पॉलिटिकल एक्शंस भी उठा सकें। हर कोई कानून के सामने बराबर होना चाहिए। ये जो अधिकार है ये प्रोटेक्ट होने चाहिए किससे? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा, जिसके की ऑर्डर्स को हर एक को मानना जरूरी है। इनके बारे में जो राइट्स हैं उनके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। इसी तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं, वो जिस तरह से गवर्नमेंट काम करती है इलेक्शंस के बाद उसके लिए भी अप्लाई होती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हमेशा वो नहीं कर सकती जो वो चाहती है, क्योंकि इसलिए कि उसने इलेक्शन जीते हैं। उसको कुछ बेसिक रूल्स को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। खास तौर से उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कुछ जो गारंटीज है माइनॉरिटीज के लिए। हर मेजर डिसीजन को एक लंबी सीरीज होती है विचार विमर्श की, उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। हर जो कोई इंसान ऑफिस में बैठा है उसके कुछ अधिकार हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि उसको संविधान की तरफ से दी गई है या कानून की तरफ से। हर एक की जवाबदेही है, खाली लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जो और इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं उनके प्रति भी। और ये हम और ज्यादा इसके बारे में जानेंगे अपने चैप्टर 4 में। तो इससे हमें हमारा फोर्थ और फाइनल फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सेट किए हुए जो रूल्स हैं, लिमिट्स हैं, उनके अंतर्गत काम करती है और साथ ही साथ सिटीजन राइट्स के। तो ओवरऑल हमने अब तक जो डिस्कशन हुआ उसको लेकर अगर हम सम अप करें तो क्या हमने पाया कि जो सिंपल डेफिनेशन की शुरुआत हमने करी थी डेमोक्रेसी की, वो ये थी कि वो एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स जो हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और हमने ये देखा कि ये डेफिनेशन काफी नहीं थी जब तक कि हमने उसकी कीवर्ड्स का मतलब नहीं समझा जो कि इसमें बताया गया है। काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिससे 4 मेन फीचर्स निकल कर आए डेमोक्रेसी के कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर एक गवर्नमेंट जो है वो कैसी होती है कि उसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वही सारे मेजर डिसीजंस ले। इलेक्शंस जो है वो चॉइस ऑफर करता है, एक फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफर रखता है लोगों के सामने कि वो अपने करंट रूलर को बदल सके। ये जो चॉइस और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हर एक के लिए अवेलेबल है इक्वल बेसिस के आधार पर। और इस चॉइस को एक्शन में लाना, उसी के कारण जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है कुछ बेसिक रूल्स से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किए हैं और सिटीजन राइट्स की वजह से। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए। ये करते हैं अगले